वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं शेड्यूल 3 के हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। बेटा शेड्यूल 3 की हमने कल रिवीजन जो है वो कर ली थी कंसेप्ट की। अब हमने ना प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करना है, ठीक है। बेटा आपको एक क्वेश्चन है जुलाई 2021, 20 मार्क्स का बेटा एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, काफी पॉइंट्स इस क्वेश्चन के अंदर कवर होते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है बेटा, एक एक करके ना चलो डिस्कस करना शुरू करते हैं, कौन सी आइटम जो है कहां पर आएंगे, फिर हम एडजस्टमेंट देखेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले बताओ मुझे, इक्विटी शेयर कैपिटल 8,05,000 रुपए, मुझे बताओ कहां पर आना चाहिए इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल। शेयर होल्डर्स शेयर कैपिटल। ठीक है, 5,000 6% प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए वाले 5 लाख रुपए के कहाँ आएंगे, शेयर होल्डर फंड शेयर कैपिटल का हिस्सा बनेगा। शेयर कैपिटल। 9% डिवेंचर बोलो कहां पर आएगा, नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बोरोइंग्स, जनरल रिजर्व, बोरोइंग्स। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व एंड प्रीवियस ईयर का बैलेंस सरप्लस। गिवन है, रिजर्व एंड तो सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सरप्लस का ये ओपनिंग बेसिकली बन जाएगा। सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ट्रेड पेबल्स बोलो रेवेन्यू कहां फ्रॉम जाएगा, ऑपरेशंस। तो ट्रेड पेबल्स करंट लाइबिलिटीज के अंदर, ट्रेड पेबल्स के करंट अंदर जाएगा। लायबिलिटी। ठीक है, बिल्कुल करंट लाइबिलिटीज के अंदर। देन आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी गिवन है 1,72,000 का। इसको किस तरीके से दिखा के चलोगे, ये जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन गिवन है पीपीई इसका में से कैसे तरीके से दिखा लेस के करके। चलेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर, बहुत पीपीई बढ़िया। में से लेस करके। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर हम जो है वो दिखाकर चलते हैं, ठीक है। नोट्स के अंदर माइनस करके मैं इसको दिखाकर कहीं ना कहीं चलूंगा। अच्छा, सस्पेंस अकाउंट गिवन है 40,000। बेटा पक्का क्वेश्चन में सस्पेंस के बारे में आगे कुछ ना कुछ बताया होगा, तो हम वहां पर इस चीज को देखेंगे। ठीक है, लैंड एंड कॉस्ट गिवन है 24 लाख रुपए, इसकी क्या करूंगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर आ पीपीई। जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर आ पीपीई। जाएगा, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट्स के अंदर ट्रेड करंट रिसीवेबल से हेड एसेट्स। होता है। इन्वेंट्रीज आपको गिवन है 31 मार्च दो करंट हजार बीस एसेट्स। का। ओपनिंग इन्वेंट्री बेटा गिवन है, तो इसका क्या करेंगे, इसको ओपनिंग। बेटा दो जगह पे क्या मुझे देख के चलना चाहिए वैसे तो सर आइडली। वैसे। सर एक तो मेरा होता है यस ओपनिंग सर। इन्वेंट्री के अंदर, पीएनएल में है ना, जाएगा। मतलब एक तो मेरा पी एंड एल के अंदर हो गया, और दूसरा चेंज चेंज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में, और दूसरा आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री जो होगी वो मेरी कहां पर आएगी, बैलेंस शीट के अंदर भी आएगी, ये ओपनिंग वाली है, बैलेंस ध्यान शीट में। रखना। ठीक है, अब इसको किस तरीके से यूज करना है अभी इसके ऊपर बात करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, इसके बारे में अभी मैं चर्चा करूंगा इस क्वेश्चन में, बाय, क्योंकि आगे एक आइटम है एडजस्टेड परचेजेस। आगे आपको एक आइटम गिवन है एडजस्टेड परचेजेस। ठीक है, तो अब इस केस में क्या चीज है इसको समझेंगे। ठीक है जी। बेटा अब देखो हुआ पता है क्या है, मैंने यही क्वेश्चन क्यों पिक करा मैं आपको बताता हूँ। यहां पर ना इंस्टीट्यूट के पार्ट पे एक गलती हुई। क्या गलती हुई मैं उसके साथ डिस्कस करूंगा ये क्वेश्चन, और मैंने इंटेंशनली वैसा ही रखा है जैसा इंस्टीट्यूट ने रखा, बिल्कुल वैसा रखा है, मैं आऊंगा इस पॉइंट के ऊपर। पेपर में अगर ये सिचुएशन आ जाए क्या करोगे। ठीक है, बैंक 2,30,900 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश जाएगा एंड बच्चे। कैश इक्विवेलेंट्स। एडजस्टेड परचेजेस, इसको मैं कहां दिखा दूंगा सर, एक्सपेंसेस के अंदर, परचेजेस में मैं दिखा दूंगा, चलो। फैक्ट्री एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस के अंदर जाएगा, अदर। एडमिनिस्ट्रेशन अदर के अंदर, अदर। सेलिंग अदर के अंदर, डिबेंचर इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट के अंदर, और गुडविल जो है वो आपका इंटेंजिबल एसेट्स में आ जाएगा। तो देखा जाए मेरे को कुछ ऐसा भी खास ऐसा कुछ नजर नहीं आया था। ऑथराइज कैपिटल बेटा कंपनी ने की दे रखी है, तो जो शेयर कैपिटल का नोट बनेगा उसके अंदर ऑथराइज कैपिटल आपकी आ जाएगी। 5 लाख और 10 लाख 15 लाख रुपए की ऑथराइज कैपिटल आ जाएगी बेटा। कह रहे हैं इशूड यस सर। शेयर कैपिटल जो है 1 अप्रैल 2020 को 7,20,000 की थी। ठीक है, दैट इज 6,000 फुली पेड एंड 2,000 शेयर ऑफ 60 पेड। ठीक है, 6,000 शेयर फुली पेड है, और 2,000 शेयर है 60 रुपए वाले। डायरेक्टर्स ने 40 रुपए की कॉल मनी मांगी है, और एक शेयर होल्डर जो 100 शेयर जिसको इशू करे गए थे, कहेंगे वो जो है पे नहीं कर पाया, उसके शेयर फोरफीट कर दिए गए और री इशू करे गए हैं 90 पर शेयर के हिसाब से। अच्छा बेटा, अब मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं मेरा अमाउंट निकलेगा जो कैपिटल रिजर्व में जाने वाले। देखो हुआ क्या होगा, हमने शेयर होल्डर से पैसा मांगा, 100 शेयर होल्डर के ऊपर पैसा नहीं आया, तो यहाँ पर बेटा शेयर कैपिटल चैप्टर आना जरूरी है, जो फाउंडेशन लेवल का चैप्टर रहता है। तो आपने क्या करा होगा सर, शेयर कैपिटल को डेबिट करा होगा जब फोर फीचर करा होगा। आपने 100 रुपए मांग लिए होंगे, तो 100 इंटू 100, है ना, तो 10,000 से डेबिट हो जाएगा। क्यों शेयर फोरफिट कर रहे हो इसके, क्योंकि इसने पैसा नहीं दिया। किस पे पैसा ऐसा नहीं नहीं। दिया, जो भी फाइनल कॉल थी बिल। बेटा उसके ऊपर इसने कहीं ना कहीं पैसा नहीं दिया, है ना। फाइनल कॉल के ऊपर कितना पैसा नहीं दिया इसने, 40 रुपए नहीं दिए, तो यस चार सर। हजार रुपए नहीं दिया इसने। बाकी जो इसने दे दिया वो कहाँ जाएगा, वो तो जाएगा शेयर शेयर फोरफिटेड के अंदर। फीचर। शेयर फोरफिटेड के अंदर 6,000 चला गया। अब 6,000। आपने इसको री इशू कर दिया, री इशू करोगे तो बैंक डेबिट करोगे, 100 इंटू 90 कितना हो जाएगा, 9,000। 9,000। ठीक है, डिस्काउंट पे है, तो शेयर फोरफिटेड डेबिट हो जाएगा एक कितने से, हजार रुपये 1,000 रुपए से। और क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 10,000 रुपए दस से। हजार ठीक है, अब इसके बाद क्या देन शेयर करूंगा, फॉर शेयर फीचर फोर दस। फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कैपिटल एंट्री रिजर्व। पास करूंगा।
ठीक है, अब 5,000। किस अमाउंट से शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व की एंट्री होगी? सर 6,000 और 1,000 का डिफरेंस 5,000 पे बेटा आपका 5,000। कैपिटल रिजर्व के अंदर क्या है, आने वाला है। तो ठीक, ये आपको वर्किंग नोट जो है रफ में ही अपने लेवल पे करके चलना है, और सीधा आप क्या करोगे, बैलेंस शीट के अंदर मेरे को रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर बस यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा, एक कैपिटल रिजर्व का बैलेंस आपका निकल जाएगा बेटा। क्लियर है बच्चे? यस सर। आगे बढ़ू। अब क्या है, ऑन 31st March डायरेक्टर डिसाइडेड टू डिक्लेयर द डिविडेंड ऑफ 5% ऑन इक्विटी शेयर, ट्रांसफरिंग एनी अमाउंट दैट में बी रिक्वायर्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व। ठीक है, कह रहे 31 मार्च को 5% का डिविडेंड दे रहे हैं, और अमाउंट ट्रांसफर कहां से कर रहे हैं, जनरल रिजर्व में से कर रहे हैं, करके चल रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफरिंग एनी अमाउंट दैट में बी रिक्वायर्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व। चलो जी, बोलो क्या करेंगे इसका। सर नोट। 5% निकालो जरा, कितना होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है तुम्हारी, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी की है बेटा? 31 मार्च 21 की बात करिए, चलो बेटा बोलो क्या करेंगे बच्चे, कितना डिविडेंड, डिविडेंड का अमाउंट मुझे बताओ कितना आएगा। क्वेश्चन। अरे नमूनो, क्या कर रहे हो बेटा? देखो बेटा, इक्विटी पे डिविडेंड दिया है, क्या ये पता है कि अगर इक्विटी पे डिविडेंड जा रहा है तो प्रेफरेंस पे डिविडेंड पहले देना जरूरी है? यस और नो? यस सर। यस। तो 5 लाख का 6%, 30,000 रुपए तो प्रेफरेंस का डिविडेंड हो जाएगा। फिर इक्विटी के डिविडेंड की अगर मैं बात करके चलूं, इक्विटी का बैलेंस है कितना? सर इक्विटी का बैलेंस देखें तो 10,000 है। देखो बेटा, 6,000 शेयर ये हो गए और 2,000 शेयर ये हो गए, टोटल इशूड कैपिटल कितनी है, 8,000 शेयर है ना टोटल इशूड कैपिटल। और शेयर्स रीइशू करके फुल हमने क्या कर दिया है, फुली पेड बना दिया उसको। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास इशूड कैपिटल जो है वो 8 लाख रुपए की है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ इशूड कैपिटल 8 लाख रुपए की है? यस सर। अब 8 लाख का 5% कितना, 40,000। 40,000। तो 30,000 और 40,000 कितना हो गया, 70,000। तो 70,000 का क्या देना पड़ेगा बेटा, डिविडेंड रहेगा। तो 70,000 का क्या देंगे, डिविडेंड दे देंगे। ठीक है, उसने बोला है 31 मार्च को डिविडेंड डिक्लेयर करे, ट्रांसफरिंग एनी अमाउंट दैट में बी रिक्वायर्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व। अगर कोई अमाउंट रिक्वायर्ड है जनरल रिजर्व में से हम ट्रांसफर कर सकते हैं, उसने ऐसा बोला है। ठीक है, मतलब देखो डिविडेंड किस में से डिक्लेयर करा जाता है, प्रॉफिट्स में से। अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होंगे ना तब मैं जनरल रिजर्व के ऊपर जाऊंगा। ठीक है, अदरवाइज मैं क्या करूंगा बेटा, जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होगा उसी में से डिविडेंड माइनस कर दूंगा। कंपनी ऑन द एडवाइस ऑफ द इंडिपेंडेंट वैल्यूअर विश टू रिवैल्यू द लैंड एट 36 लाख। बेटा अगर लैंड को हम 36 लाख में लेकर जा रहे हैं, अभी हमारे पास जमीन कितने की है, क्वेश्चन में देख के बताना मुझे। सर 24 लाख की चीज को 36 पे लेकर जा रहे हो, 24। एंट्री बताना क्या करोगे, AS10 में भी सीख चुके हो अब तो, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर 12 लाख रुपए आ जाएगा। सस्पेंस के बारे में मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन में बताएगा, कोई 41 क्वेश्चन दे दिया, कह रहे हैं 38%। सस्पेंस अकाउंट के अंदर 40,000 रुपए है जो आपको मिला है अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ द सम ऑफ द मशीनरी। 1 अप्रैल 2020 को बेची है वो मशीनरी आपने। कॉस्ट ऑफ मशीनरी 1 लाख की थी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30 की थी। 30 का। 1 लाख के ऊपर 30 की डेप्रिसिएशन, टोटल बचा कितना, 70,000। 70। 70 की चीज को तुमने 40 के ऊपर बेच दिया, 30 का तो लॉस हो 30,000 का तुम्हारा क्या हो गया बेटा, गेन हो गया क्या, सॉरी 30,000 का गया। क्या सर हो गया, लॉस लॉस हो हो गया। गया क्या? 30,000 का ये जो लॉस हुआ है बेटा, इसको कहां दिखा दूं, अदर एक्सपेंसेस के अंदर, ये अदर इस लॉस को डाल दूं मैं, अदर एक्सपेंसेस के अंदर क्या आ जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ नहीं मशीनरी। सर, यहाँ पे नहीं आएगा। या नहीं आएगा, कहाँ आएगा फिर? सर जो हमारी अदर इनकम आती है उसमें नेगेटिव दिखा देंगे। अदर इनकम में नेगेटिव जाएगा, पक्की बात? हाँ वहां जी। पर किस चीज का नेगेटिव दिखाते हैं, इन्वेस्टमेंट का दिखाते हैं या फिक्स एसेट्स का भी दिखाते हैं? सर गेन और लॉस दोनों दिखाते हैं वहाँ पे। इन्वेस्टमेंट्स का या फिक्स एसेट्स का भी? सर फिक्स एसेट्स का भी और इन्वेस्टमेंट्स का भी। पक्का? इनकम गेन कंट्रोल कॉस्ट इन्वेस्टमेंट्स अदर एक्सपेंस। हाँ जी। चलो चेक कर लेंगे मंदीप पे, ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं बेटा, ये वाला पॉइंट ठीक है जी। चलो आगे ओके बढ़ते हैं। सर। डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10% ऑफ कॉस्ट। चलो मुझे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करके दो, डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 10% of cost.
कॉस्ट इतनी है। निकालो निकालो, डेप्रिसिएशन निकालेंगे। उसमें 670 डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी, बस सिंपल सा सवाल मेरा। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन आने वाली है, ठीक है। 1/5 गुडविल अमोर्टाइज करनी है। चलो पहले गुडविल के ऊपर आ जाते हैं। सर 12.5 लाख रुपए की गुडविल है, 1/5 अगर अमोर्टाइज करनी है तो सर देखो 2.5 लाख रुपए तो गुडविल का अमोर्टाइजेशन आ गया, ठीक है। बस मुझे ये बताओ डेप्रिसिएशन कितनी आएगी प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। सर मेरे पास प्लांट मशीनरी थी कितनी बेटा, ओपनिंग प्लांट मशीनरी को दी सर कितनी रखी है, 770 की 770 की 770 प्लांट एंड मशीनरी जो है वो दे रखी है, ठीक है। 1 लाख तुमने की बेच कितने दी की है। प्लांट और मशीनरी बेच दी है, 1 लाख रुपए वाली बेच दी है। 1 लाख की बेचती है। तो बची प्लांट मशीनरी कितनी की, 670 670 की बची है। कॉस्ट के ऊपर 10% 670 के बोल रहा है, तो 10%। 6,70,000 का 712। 10% 67,000 आ गया, हाँ जी। ठीक है। अब यहां पर आपके इंस्टीट्यूट से थोड़ा सा मैं ना डिसएग्री करके चलता हूँ एक पॉइंट पे। मैं मनदीप के पॉइंट से बिल्कुल एग्री करता हूँ सर। मनदीप ने हमें आंसर दिया, कहता है कि सर जो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है कि वो आप अदर इनकम के अंदर एज नेगेटिव फिगर दिखा दो। आई एग्री विद मनदीप। लेकिन आपके इंस्टीट्यूट ने जब इस क्वेश्चन का सजेस्टेड आंसर निकाला तो सजेस्टेड आंसर के अंदर ये इसको कहां लेकर जा रहा है, अदर एक्सपेंसेस में, ठीक है। अब एक मिस्टेक इस क्वेश्चन के अंदर और है बेटा, ध्यान से देखो, तुमने पूरा क्वेश्चन देख लिया, कहीं पर तुम्हें क्लोजिंग स्टॉक नजर आया, नो सर। नहीं आया ना बेटा। दिस वॉज अ नो। टाइपिंग मिस्टेक फ्रॉम द इंस्टीट्यूट पार्ट। इंस्टीट्यूट ने जब इसका सजेस्टेड आंसर दिया ना, तुम सोच के देखो बेटा पेपर में बच्चे की क्या हालत होगी। मैं क्यों यस ये सर। क्वेश्चन पिक करा है, क्योंकि तुम्हारे सामने देखो बेटा वही चीज है, ह्यूमन एरर है। मेरे से भी एरर हो सकता है टाइपिंग के अंदर क्वेश्चन पेपर बनाते टाइम, है ना। इंस्टीट्यूट से भी एरर हो सकता है। तो जिसने ये क्वेश्चन फ्रेम करा, उसने जहां से भी ये क्वेश्चन पिक करा, मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन रिपीटेड ही है, कहीं से पिक करा गया क्वेश्चन। ये उसने ईयर चेंज करे, क्वेश्चन सेम डाला, ईयर चेंज करे, थोड़ी सी वैल्यू चेंज करी। बस उसने जब वैल्यू चेंज करने लगा ना, यहाँ पर डेट चेंज करना भूल गया वो। यहाँ पर क्या आना था, 2021 आना। इंस्टीट्यूट ने जब सजेस्टेड आंसर दिया ना इसका, तब इंस्टीट्यूट लिखता है, कह रहे हैं कि इन्वेंट्रीज जो है 9.5 लाख रुपए की, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वो क्लोजिंग इन्वेंट्री होनी चाहिए थी 31 मार्च 21 की, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर ये बोला है, कह रहे हैं क्योंकि अगर आप इस इन्वेंट्री को नहीं लेकर चलोगे, अगर आप इसको 31 मार्च 21 की इन्वेंट्री नहीं मानोगे ना, पता क्या होगा, कह रहे हैं आपकी बैलेंस शीट ही मैच नहीं करेगी, आपकी बैलेंस शीट ही नहीं मैच करेगी अगर आप इसको नहीं मानते हो क्लोजिंग इन्वेंट्री। सो इसको हमें क्या मान के चलना पड़ेगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री मानना पड़ेगा। दूसरा, ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने उठाया पुराने क्वेश्चन में से। बेटा क्वेश्चन के अंदर ध्यान से देखना, आपको एक पॉइंट नजर आ रहा है कि डायरेक्टर्स ने डिविडेंड डिक्लेयर करा, है ना। और वो कह रहे हैं कि कोई अमाउंट है वो ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व से। आइडियली मुझे सोच के बताओ तुम लोग जरा, क्या डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया डायरेक्टर्स ने 31 मार्च 21 का, बैलेंस शीट तुम 31 मार्च 21 की बना रहे हो, क्या बिफोर द अप्रूवल ऑफ, कह रहे हैं ना मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग जब तक नहीं होगी, क्या डिविडेंड प्रैक्टिकली डिक्लेयर करा जा सकता है। नो सर, इसका सिर्फ नोट दिखाते हैं। तो आइडियली क्या जाना चाहिए, नोट्स के अंदर जाना चाहिए, राइट। आइडियली क्या होना चाहिए, दिस शुड ऑल्सो गो इन नोट्स। बट इंस्टीट्यूट ने जब इसका सजेस्टेड आंसर निकाला तो इंस्टीट्यूट इसको प्रॉफिट एंड लॉस में से एडजस्ट कर रहा है, इंस्टीट्यूट इसको प्रॉफिट एंड लॉस में से एडजस्ट कर रहा है, विच इज अगेन जिससे फेवर में मैं नहीं हूं, जो मुझे नहीं लगता कि इंस्टीट्यूट को ऐसा करना चाहिए, ठीक है। अगेन देखो बेटा, मैं वही चीज आती है कि मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। मिस्टेक्स कई बार इंस्टीट्यूट से भी हो जाती है। तो यहां पर अब क्या करोगे, सर अगर पेपर में आता है, पहली बात तो पेपर में अब ये वाली गलती दोबारा रिपीट नहीं होगी, ये मैं आपको बताता हूँ। इंस्टीट्यूट से इस क्वेश्चन में जो भी टाइपिंग एरर हुए, पेपर में दोबारा वो टाइपिंग एरर नहीं होंगे, इस चीज का बहुत ध्यान रखा जाता है बेटा, ठीक है। अगर डिविडेंड डिक्लेयर का पॉइंट आता है, जैसे हमने अपने स्टडी मेट के क्वेश्चंस के अंदर सीखा है कि डिविडेंड जो है उसको आप लाइबिलिटीज में रिकॉग्नाइज करके नहीं चलोगे, ठीक है, क्लियर है। तो वो नोट डाल के आना है, बाकी आपने बैलेंस शीट और पी एंड एल बनाकर आना है। तो बेटा अगर इसका मैं रफ साहब आपको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से अगर मैं शुरुआत करूं, चलो पहले बैलेंस शीट से हम शुरुआत करके चलें। सबसे ऊपर क्या आएगा, नाम आएगा कंपनी का एच लिमिटेड, देन क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट आ जाएगा। चलो नोट्स हम बाद में बनाएंगे, आप जानते हैं। बैलेंस शीट एज एट, बोलो क्या लिखूंगा, 31 मार्च 2021,
अब मेरे को प्रीवियस ईयर की फिगर्स जो है बेटा वो तो अवेलेबल नहीं है, तो पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, और क्या आ जाएगा, रुपीज आ जाएगा। सारी फिगर्स रुपीज के अंदर है, तो रुपीज इन, मुझे कुछ ऐसे स्पेसिफिक करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास जो जो आइटम है ये लिखना शुरू कर दो। सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड। सर शेयर होल्डर फंड के अंदर सर मुझे एक तो शेयर कैपिटल नजर आया था सर, दूसरा मुझे क्या नजर आया, रिजर्व एंड सरप्लस नजर आया। ठीक है, अब शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या पॉइंट थे, ठीक है, पहले ऐसे करो फ्रेमवर्क ही बना लेते हैं। शेयर कैपिटल था, रिजर्व एंड सरप्लस था। सर नॉन करंट लाइबिलिटीज की बात करके चलूं तो मुझे सर सिर्फ एक इक्विटी ही एंड है जो लायबिलिटीज ध्यान आ रही रहेगा। है क्वेश्चन को करके, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब देखो बेटा, जिस बच्चे को फॉर्मेट याद है वही ये चीज क्वेश्चन जो है स्पीडली कर पाएगा, पता है क्यों, उसको पता है आइटम देख के भी क्या क्या चीज आनी है क्या नहीं आनी। फिर आपका सर करंट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। लायबिलिटीज रहेगा ऊपर करंट हेडिंग। लाइबिलिटीज के अंदर, हाँ जी बेटे क्या कह रहे हो। सर इक्विटी एंड लायबिलिटीज रहेगा ऊपर इक्विटी हेडिंग। एंड लायबिलिटी। अरे सॉरी मैंने, अच्छा इक्विटी एंड लाइबिलिटी लिखना रह गया, ये लो बच्चे, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है जी। अब करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज में बात करके चलो सर, एक तो प्रॉपर्टी, करंट लाइबिलिटीज की मैं बात करके चलो, एक तो ट्रेड पेबल्स ही था सर। करंट लाइबिलिटीज के अंदर एक तो ट्रेड पेबल था, ठीक है, क्या और कोई लाइबिलिटी आएगी सर। सर अब यहां पर पता है क्या चीज है, आपके इंस्टीट्यूट ने डिविडेंड डिक्लेयर वाला जो है ना, उसको बेटा क्या ले लिया है, अदर करंट लाइबिलिटी की तरह ले लिया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अदरवाइज मैंने आपको बताया कि डिविडेंड का आईडी क्या होना चाहिए, नोट होना चाहिए, बट ओनली फॉर दिस क्वेश्चन मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर अदर करंट लाइबिलिटी लिख रहा हूं, जिसके अंदर मैं क्या दिखाऊंगा, डिविडेंड दिखाऊंगा। तो अदर करंट लाइबिलिटी, नोट नंबर 4, नोट नंबर 5। ठीक है, यहां क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, खत्म। अब क्या आ जाएगा, एसेट्स। एसेट्स के अंदर मैं बात करके चलूं बेटा, अब यहां पर आपने अप्रोच देखनी है कि मैंने क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करा है। मैंने सबसे पहले देख लिया अभी कौन कौन सी आइटम कहां पर है, ठीक है, फिर उसका बस मैंने फटाफट फेस बनाना है। बेटा ध्यान रखना, कई बार हो सकता है कि पेपर लेंथी आ जाए, आपको ऐसा लगे पेपर जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा। अगर पेपर आपको लगा ना पूरा नहीं हो पा रहा, और आपको बैलेंस शीट आती है और आपकी बैलेंस शीट मैच हो रही है, एक काम जरूर कराना, और कुछ करके आओ ना हो, फेस ऑफ बैलेंस शीट और फेस ऑफ पी एंड एल, बेटा इसको अच्छे से कंप्लीट कर देना। ठीक है, नोट्स एक आधा अगर प्रॉपर नहीं भी होगा कोई बात नहीं, लेकिन आपकी बैलेंस शीट का जो फेस है बेटा प्लीज वो प्रॉपर कर देना। एटलीस्ट ये होगा कि ज्यादा मार्क्स, मैं ये नहीं कहूंगा पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, पूरे मार्क्स तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन इंस्टीट्यूट को ये पता लग जाएगा हाँ जी यार इस बच्चे को पता है, तो आपको काफी मार्क्स मिल जाएंगे, मेजोरिटी मार्क्स क्वेश्चन के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, करंट एसेट्स के अंदर कौन कौन से आए थे सर, एक तो इन्वेंट्रीज आएगा, अगेन टाइपिंग एरर की वजह से वो इन्वेंट्रीज क्लोजिंग वाली यहां पर आनी है। अदरवाइज अगर मान लो कोई बच्चा ऐसा मान के चलता है कि नहीं सर इसको तो मैं ओपनिंग ही मानूंगा, तो उस सर्कमस्टांस में पता क्या होगा सर, उस सर्कमस्टांस के अंदर आपका ना फिर सस्पेंस, आपका डिफरेंस आएगा कुछ, तो डिफरेंस आएगा, यू विल हैव टू टेक द डिफरेंस टू सस्पेंस अकाउंट, और भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगला क्या आ जाएगा, फिर आपका ट्रेड रिसीवेबल। अगला क्या आपका, ट्रेड रिसीवेबल, और ट्रेड रिसीवेबल के बाद बेटा क्या आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो देखो मैंने क्या करा है, मैंने कुछ खास नहीं करा, मैंने अभी तक सिर्फ जो आइटम्स मेरे पास आई थी, मैंने बस मेरे को जैसे जैसे आइटम्स आती कि मुझे ध्यान आतेगा नाम, मैंने उनको लिखा, और मैंने ये बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट सा क्या कर दिया बेटा, बना दिया। मैंने क्या कर दिया, फॉर्मेट सा जो है बैलेंस शीट का बना सा दिया। ठीक है जी, डन है। यस सर। चलो जी, अब बढ़ू आगे बेटा। यस सर। चलिए, अब क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। सर इन्वेंट्री का बैलेंस सीधा सीधा मेरे पास है, ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस सीधा सीधा मेरे पास है, कैश और कैश इक्विवेलेंट का मैं नोट बना लूंगा, उसके अंदर कैश एट बैंक था शायद से, है ना, बैंक बैलेंस यस था, सर। तो इसका चलो नोट बना लेंगे। ठीक है, चलो अगला क्या आ जाएगा बेटा, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। अब स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के अंदर आते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल की अगर मैं बात करके चलूं तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर देखो अब क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर मैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की अगर मैं बात करके चलूं, तो सबसे पहला आपका क्या आ जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, है ना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद बेटा क्या आना चाहिए, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, वो तो लिख लोगे। ठीक है, और यहां पर लिखोगे फॉर ईयर एंडेड, ध्यान रखना ये लिखकर आनी है लाइन पूरी, फॉर ईयर एंडेड कौन से ईयर का बना के चल रहे हैं, 31 मार्च 2000, ठीक है 21 है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद अदर इनकम। अदर इनकम के अंदर हम क्या दिखाने वाले हैं, जो लॉस हुआ है ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितना लॉस हमने निकाला था, 30,000 रुपए का हमने लॉस निकाला था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर सेल आने वाला है, नोट नंबर 9, नोट नंबर 10। ठीक है, इसका क्या कर दूंगा, टोटल कर दूंगा, इसको हम एक टोटल। नाम देते हैं टोटल इनकम। अच्छा टोटल बेटा, जब मैं इनकम। इसके सजेस्टेड शेयर करूंगा, ध्यान रखना बेटा, इसके ना फॉर्मेट के अंदर काफी बार चेंज हुआ है, तो कई बार जो पुराने वाला क्वेश्चन होगा ना, हो सकता है पुराने क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पर ना टोटल रेवेन्यू नजर आए,
बट आपने ध्यान रखना है, आपने पेपर के अंदर यहाँ पर क्या लिखकर आना है, टोटल इनकम लिखकर आना है, ठीक है। मैंने रिवीजन क्लास के अंदर भी ये बात बोली थी। टोटल इनकम बाद आपके क्या आ जाएंगे, एक्सपेंसेस आ जाएंगे। चलो एक्सपेंसेस अब शुरू करें सर, कौन कौन से थे सर। सबसे पहले क्या होता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, सर वो तो मेरे पास है नहीं। फिर आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब मेरे पास यहाँ पर परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, लेकिन मेरे पास एडजस्टेड परचेजेस है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक एडजस्टेड परचेजेस। अच्छा बच्चों, एडजस्टेड परचेजेस का मतलब पता है क्या होता है। एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है कि इसके अंदर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका हुआ है, तो मुझे यहाँ पर अब चेंज इन इन्वेंट्री जो है वो अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी बेटा क्लोजिंग स्टॉक मेरे को ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। तो जब भी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होता है, या आप लोग बचपन से करते आए हो कि उसका इफेक्ट फिर एक जगह जाता है, दैट इज इन द बैलेंस शीट। तो सीधा मैं 9.5 लाख रुपए को बेटा बैलेंस शीट के अंदर ले जाऊंगा। एडजस्टेड परचेजेस के बाद, अच्छा मुझे परचेज के बाद क्या आ जाएगा आपका, चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री के बाद इंप्लॉय तो है बेनिफिट। नहीं। क्या कोई इंप्लॉय बेनिफिट का खर्चा था, नहीं सर मेरे नहीं तो सर। ध्यान नहीं आ रहा इंप्लॉय बेनिफिट का कोई फाइनेंस खर्चा। कॉस्ट। तो मैं क्या लिख दूंगा, फाइनेंस कॉस्ट लिख देता हूँ। फाइनेंस कॉस्ट के बाद अगला मुझे तो क्या आएगा सर, डेप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन। सर इसके अंदर था खर्चा है ना, तो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आ जाएगा। और डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के बाद बेटा क्या आ जाएगा आपका, अदर एक्सपेंसेस आ अदर जाएगा। एक्सपेंसेस। ठीक है जी। अदर एक्सपेंसेस का भी मुझे नोट बनाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन का भी नोट बनाना पड़ेगा, और फाइनेंस कॉस्ट का भी नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है। बाकी आपका इंस्टीट्यूट कई बार क्या कर देता है, सजेस्टेड आंसर्स के अंदर या स्टडी मैट के अंदर पा देता हूँ, जहां पर एक सिंगल सिंगल आइटम होती है ना, वो फाइनेंस कॉस्ट लिख के इसके ब्रैकेट में लिख देता है। बट क्या मैं ये सजेस्ट करूंगा पेपर में, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। पेपर में आपने हमेशा क्या करना है, आपने बेटा नोट्स बनाकर आने हैं, तभी लिख कर आना है, ठीक है जी। टोटल एक्सपेंसेस, यस। अगर पेपर पूरा नहीं हो रहा, आखिरी के 5 मिनट बचे हैं, 7 मिनट बचे हैं, तब ये काम करना पड़ता है, तब एक डिफरेंट सिनेरियो है। लेकिन अदरवाइज बेशा क्या करके आओगे, पूरा बना कर आओगे। ठीक है। टोटल एक्सपेंसेस, यहाँ टोटल कर लेंगे एक्सपेंसेस का। अब क्वेश्चन के अंदर टैक्स की कोई टैक्स। बात हुई नहीं थी, उसमें बोलता है इग्नोर करो टैक्सेशन। तो यहाँ पर मैं इसको सीधा लिख सकता हूँ, प्रॉफिट या लॉस फॉर द पीरियड। आई कैन सिंपली राइट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, जो भी आए। जो भी ये प्रॉफिट या लॉस आने वाला है, आप जानते हो इसका इंपैक्ट रिजर्व एंड सरप्लस पे पड़ने वाला है। चलो अब शुरू करूं। सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से चलो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर आप जानते हो सिर्फ सेल्स आने वाला है 60 लाख रुपए का। तो 60 लाख रुपीज में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाके लिख दूं। सर अदर इनकम मैंने निकाला था लॉस 30,000 रुपए का, याद आ रहा है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 30,000। आपके इंस्टीट्यूट ने यस क्या सर। करा बता देता हूँ, इसको एक्सपेंसेस के अंदर लेकर गया है। ठीक है। तो थोड़ा सा आंसर जो आप मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो डिफरेंट होगा। तो ये आ जाएगा 59,70,000। एडजस्टेड परचेजेस की बात करके चलते हैं। सर एडजस्टेड परचेजेस कितने की थी बेटा। सर एडजस्टेड परचेजेस क्वेश्चन के अंदर गिवन है 22,32,100 रुपए की। तो ये आ गया बेटा 22,32,100 रुपए। फाइनेंस कॉस्ट के अंदर बेटा डिबेंचर का इंटरेस्ट था, मुझे बता सकते हो सर डिबेंचर का इंटरेस्ट जो है वो कितना था। डिबेंचर का इंटरेस्ट बच्चे बताएगा कोई बच्चा मुझे। हमारा सर 4 लाख पे 9%। 4 लाख पे 9%। 9%। अच्छा अब जरा ध्यान दो, और अगेन उसके डिबेंचर बाद इंटरेस्ट जो है 36,000 रुपए का गिवन है। ठीक है। डिबेंचर कितने के गिवन है सर, 9% डिबेंचर 4 लाख के। ये हमेशा क्रॉस चेक करना है, ध्यान रखना बच्चों, ये हमेशा क्रॉस चेक करना है। 4 लाख का 9% 36,000 है। हाँ तो जी। 36,000 शुड बी मिनिमम डिबेंचर इंटरेस्ट। कम से कम 36,000 पे बेटा डिबेंचर का इंटरेस्ट आपका होना चाहिए। अगर 36,000 नहीं है डिबेंचर का इंटरेस्ट, तो आपका मतलब वो आउटस्टैंडिंग वाला कुछ तो है। अगर आउटस्टैंडिंग है, आपको उसका इंपैक्ट जो है बेटा लेकर फिर चलना पड़ेगा, सीधी सी बात है, आउटस्टैंडिंग के अंदर। ठीक है। तो आपका क्या आ ठीक जाएगा, यहाँ पर डिबेंचर इंटरेस्ट आ जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट के अंदर डिबेंचर इंटरेस्ट आएगा 36,000 रुपए। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन मैंने ऊपर निकाली थी। अमोर्टाइजेशन निकाला था 2.5 लाख रुपए का, डेप्रिसिएशन निकाला था 67,000 का। तो 67,000। 67,000 और 2.5 लाख कितना हो गया, 3,17,000 रुपए। अदर एक्सपेंसिस जहां जहां लिखा था कैलकुलेटर उठाओ, टोटल करना शुरू करो। फैक्ट्री एक्सपेंसेस 15 लाख, 15 में 3 ऐड करा 18, 18 में 14 ऐड करा कितना हो गया, 32 लाख। तो 32 लाख 32। रुपए आपका क्या आने वाला है, अदर एक्सपेंसेस आने वाला है। जरा सारे एक्सपेंसेस का टोटल करो बेटा, कितना आ रहा है। बच्चे प्लीज टोटल करो, मैं जरा कैलकुलेटर निकालूंगा अपना। टोटल करके बताओ जरा मुझे कितना आ रहा सर 57,85,100। है। 57 लाख, सॉरी 57,85,100। 57,85,100। ठीक है बेटा, जरा माइनस करके बता दो कितना आ रहा है प्रॉफिट। 1,84,900। 1,84,900। 84,900। ठीक है। चलो सर, शेयर कैपिटल के नोट के ऊपर आओ। सर शेयर कैपिटल कितना आएगा सर, 8 लाख की इक्विटी कैपिटल 8 और लाख 5 लाख की और प्रेफरेंस 5 कैपिटल, लाख। ये आना चाहिए 13 लाख। ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करो, रिजर्व एंड सरप्लस कितना। सर 1,84 इसका ही हो गया हमारा। हमारा यहाँ
चलो रिजर्व एंड सरप्लस के ऊपर आते हैं एंड में। रिजर्व सरप्लस और छोड़ देना, रिजर्व एंड सरप्लस बेटा हमेशा एंड में करोगे, ठीक है। रिजर्व सरप्लस छोड़ देना हमेशा एंड के अंदर। लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर क्या आने वाला है, डिबेंचर्स आने वाले हैं आपके, 4 लाख रुपए। ठीक है। अच्छा डिबेंचर्स का जब नोट बनाओगे तो किस तरीके से दिखाओगे, मुझे इतना बताओ बस। जो चीजें डिस्कस करनी वाली है वो करते हैं ना। डिबेंचर का नोट लॉन्ग बनाऊंगा टर्म तो कैसे बोरिंग। दिखाऊंगा, लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म बोरिंग। बोरिंग को दिखाऊंगा सिक्योर्ड सिक्योर्ड। दिखाऊंगा, किसके अंदर 90% लिखूंगा, डिवेंचर। सिक्योर्ड के अंदर। कितने के डिबेंचर हैं सर, 4 लाख रुपए के। 90%। 4 लाख रुपीज यहाँ आ जाएगा। अच्छा ट्रेड पेबल्स की मेरे को बाइफरकेशन नहीं दे रखी, इस वजह से मैं डायरेक्टली ऐसा दिखा रहा हूँ। कितने के ट्रेड पेबल्स हैं बेटा, 10-40। 10,40,000 रुपए के। अच्छा अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर क्या क्या आएगा, अदर करंट लाइबिलिटीज में यहाँ लिख रहा हूँ क्या क्या इसके अंदर आने वाला है। सर देखो सर, डिविडेंड आने वाला है इसके अंदर डिविडेंड है। बेसिकली। और डिविडेंड पेबल जो है उसकी बाइफरकेशन क्या है अगर देखना चाहो, सर ऊपर निकाला था हमने प्रेफरेंस डिविडेंड 30 का, और इक्विटी डिविडेंड कितने का, 40 का। 30 और 40 जो है सर वो कितना आ जाएगा, 70। 70। 30 और 70,000, ठीक है, क्लियर है। यस सर। पीपीई हमारी। डन। हाँ जी सर। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की, अब ये बेटा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के ऊपर आते हैं, ठीक है। चलो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को छोड़ दो, एसेट्स में क्यों, एडजस्टमेंट्स है, इसके ऊपर एंड में आऊंगा। चलो इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर आओ। सर 12.5 लाख रुपए की इंटेंजिबल एसेट थी, 2.5 लाख रुपए का क्या करेंगे हम, 10 लाख राइट ऑफ कर दिए। 10 लाख रुपए आ जाएगा, खत्म, क्लियर। यस अमोटाइज हो सर। गया ना बेटा, 12.5 में से 2.5 माइनस कर दूंगा। इन्वेंट्री हम्म। क्या है, 9.5 लाख रुपए की। ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस सीधा सीधा गिवन था, कितना था ट्रेड रिसीवेबल बताना जरा। ट्रेड ट्रेड रिसीवेबल रिसीवेबल हमारा कितना था बच्चों, 19,60,000। 1960। 19,60,000 रुपए जो है ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। अच्छा और कैश और कैश इक्विवेलेंट के ऊपर क्या आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना, सर जो बैंक का बैलेंस था, है ना, नहीं सर जो वो बैंक का बैलेंस था। हमारे को अब मेरा कैश बस भी क्वेश्चन मिलेगा। ये है क्या बैलेंस सेम रहेगा या बैलेंस के अंदर कुछ चेंज आने वाला है। नहीं सर वो हमारे को शेयर से भी पैसा मिला था ना, वो भी आएगा। शेयर से जो पैसा मिला था ऐड होगा, पक्की बात बेटा। और सर एक जो सेल से पैसा सोच आया लो था। बच्चे, क्या शेयर से जो पैसा मिला था पक्का होगा वो, बेटा नहीं आएगा। यही तो मैंने ये क्वेश्चन क्यों पिक करा है, क्योंकि मुझे पता है बच्चों तुम लोग यहां गलतियां करोगे। बेटा जरा सोच के देखो, उसने क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है कि एक शेयर 1 अक्टूबर को जो है कॉल मंगाई थी, शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाया, शेयर्स को फोरफिट कर दिया गया और फिर री इशू कर दिए गए थे फुली पेड अप। तो तो जब क्या हमने री इशू कर दिए होंगे तो क्या ऑलरेडी हमने बैंक वाली एंट्री का इफेक्ट ले लिया होगा। जब वो शेयर्स री इशू ही हो चुके हुए हैं पहले से, तो क्या बैंक वाली एंट्री का ऑलरेडी इफेक्ट आ चुका होगा बेटा। फिर दोबारा बताना एक बार। बच्चे क्या बोला मैंने, मैंने आपको ये बोला कि 1 अक्टूबर 2020, डेट्स को ध्यान से देखो ना, आप बैलेंस शीट कौन सी डेट की बना रहे हो, 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट बना के चल रहे हो बच्चे। आपको 1 अक्टूबर 2020 को कंपनी ने कॉल मंगाई, शेयर होल्डर ने हम्म। पैसा दिया नहीं 100 शेयर्स के ऊपर, उसके शेयर तुमने फोरफिट कर दिए। हाँ जो जी। शेयर तुमने फॉरफिट कर दिए उसको तुमने क्या कर दिया, रीइशू कर दिया, 90 रुपए एज फुली पेड अप। जब तुमने उसको रीइशू कर दिया एज 90 रुपए एज फुली पेड अप, तो क्या 9,000 का इंपैक्ट ऑलरेडी आ चुका होगा, ओके। हाँ जी क्लोजिंग पे तो आ गया। यस। है ना। तो वो जो बैंक का हम्म। बैलेंस है वो तो 9,000 के बाद ही है, यस जो सर। बैंक का बैलेंस है वो तो 9,000 के बाद ही है। हाँ तो जी हाँ मुझे जी। दोबारा से उसका इंपैक्ट नहीं लेना, यही तो गलती करते हैं बच्चे, और कहीं गलती नहीं होती। इस वाले टॉपिक के अंदर बेटा देखो बच्चों की गलती कहां पर होती है, एक ये छोटे छोटे से सिली पॉइंट, दूसरा जो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देने होते हैं वो डिस्क्लोजर नहीं देकर आते प्रॉपर। तो ये जो 9,000 है इसका मुझे कोई इफेक्ट नहीं लेना, इतना समझ लो, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास यहाँ पर क्या आएगा, सेम वैल्यू आएगी 2,30,000 जितना था, कितना बैलेंस था बेटा 2,30,000, 200 रुपए शायद, 900 रुपए, 2,30,900। अब आ जाओ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के ऊपर, अब तसल्ली से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के ऊपर आते हैं, ठीक है। सर लैंडेड कॉस्ट है 24 लाख रुपए, लेकिन आपने इसको रीवैल्यू करा, तो रीवैल्यू करके 36 पे जाएगा। तो
इसके अंदर ऐड करूंगा रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट और 36 पे दिखाऊंगा। प्लांट एंड मशीनरी जो है वो 770 की है, 70 की कॉस्ट, एक 70 लेकिन छः आपने से इसमें से 1 लाख का बेच दिया, तो वो 1 लाख वाला जो बेचा है वो माइनस करूंगा। ठीक है, माइनस तो आपके पास बेसिकली 670 की कॉस्ट वाला एसेट बचा है, माइनस और दूसरी तरफ आपके पास प्रोविजन का बैलेंस है 172। तो उसमें से वन लैख एक सेवेंटी टू बार थाउजेंड वाली जो प्रोविजन है, मुझे अब इसका भी माइनस थर्टी इंपैक्ट कहीं ना थाउजेंड कहीं लेकर चलना है। चलो सोचना शुरू करें। अब ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी जो है दैट इज 172। ठीक है, अब ये 172 हमने ये ले लिया। इस 172 के अंदर बेटा क्या 30,000 जो है वो उसका है, एक्यूमुलेटेड एप्रिल। जो प्लांट तुमने बेचा। यस सर। तो बेसिकली 670 में जो प्रोविजन है वो तो 142 ही है ना। हाँ जी। और तो आपने सिक्सटी करंट सेवन ईयर की थाउजेंड डेप्रिसिएशन कितनी करंट निकाली में। 67,000। तो कितना बचा 2,09,000। यस सर। बेटा 172 के अंदर 30,000 तो वही है ना जो इस 1 लाख के अंदर है। हाँ जी तो सर। मुझे उसका इंपैक्ट हटाना चाहिए। जब मैं इस 770 में से 1 लाख उठा रहा हूं तो इस 172 में से मुझे 30 हटाना चाहिए। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस 670 के ऊपर जो डेप्रिसिएशन अब तक लगी है वो 142 की है, लेकिन मुझे इस साल की भी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। सिक्सटी इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज सेवन। कर रहे हो 67,000। 67। तो एंट्री क्या होगी डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यस सर। तो क्या आ जाएगा 2,09,000 की डेप्रिसिएशन क्या फिर मेरी दो माइनस होनी हजार चाहिए। माइनस प्रोविजन टू फॉर सिक्सटी डेप्रिसिएशन बेसिकली डेप्रिसिएशन दो फोर नौ सिक्स माइनस होनी चाहिए। क्या वैल्यू आ रही है सर फोर छह सिक्स वन सत्तर में से 2,09,000 गए 461। 4,61,000 और 36 लाख, टोटल कितना बनेगा 40,61,000। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कितना आएगा 40,61,000। अब एक काम करो, बैलेंस शीट का जब टोटल करो एसेट साइड का, कितना आ रहा है एसेट साइड का टोटल। एसेट साइड का बच्चे टोटल कितना आ रहा है। सर 82 लाख 1900। 82,01,900। बेटा मैं गया मैंने यहां जाके लिख दिया 82,01,900। ठीक है, जरा माइनस करना, जरा जितनी अमाउंट से माइनस करना और मेरे को रिजर्व एंड सरप्लस बताना कितना आ रहा है। मतलब रिजर्व एंड सरप्लस में करो बैलेंसिंग फिगर निकाल के दो, मैं आपको प्रूव कर दूंगा रिजर्व एंड सरप्लस इतना ही आएगा। सर 53,91,900। 3 लाख 53,91,900। 53,91,000 900। 900। 53 लाख 53,91,900 बता रहे हैं मुझे। ठीक है जी, चलो करो शुरू। यस करे सर। बच्चे शुरू। यस सर। चलो आप देखो जरा सर 53,91,900 इसकी बाइफर्केशन दू। सर कैपिटल रिजर्व का कितना बैलेंस निकाला था बच्चे 5,000 निकाला था। 5,000। जनरल रिजर्व हमारे पास रीवैल्यूएशन रिजर्व आएगा 12 लाख रुपए का। हाँ जी। तुम्हारे पास क्वेश्चन के अंदर जनरल रिजर्व गिवन था 40 लाख रुपए का। उसमें से 70 ट्रांस उसमें से 70 माइनस होना चाहिए आइडली, बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन पता नहीं आपके इंस्टीट्यूट के मन में क्या आया, खुद ही बोलता है कि जनरल रिजर्व में से अमाउंट ट्रांसफर कर लेना जो रिक्वायर्ड है, फिर खुद ही क्या करता है प्रॉफिट एंड लॉस में से क्या करता है ट्रांसफर करता है। अच्छा मैं बताता हूँ बेटा यहाँ पर उसने क्या कंसेप्ट यूज करा है मैं आपको बता रहा हूँ। इंस्टीट्यूट ने ठीक करा ओके। हुआ है यहाँ पर। सर पहले पी एंड बेटा एल में से करना डिविडेंड किस में चाहिए। से डिक्लेयर कर जाता है, डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। यस सर। अब मेरे पास अगर प्रॉफिट पड़ा हुआ है सफिशिएंट तो पहले मैं प्रॉफिट में से ही दे दूं, फिर उसके यस बाद सर। फ्री रिजर्व यूज कर लूं। समझ आया क्या बोला मैंने, पहले प्रॉफिट में से दे दूं फिर फ्री रिजर्व यूज कर लूं। यस सर। बस ये काम करेंगे हम यहाँ पर, पहले प्रॉफिट में से देन फ्री रिजर्व। 72,000 ठीक है प्लस जी। तो मेरा प्रॉफिट का ओपनिंग बैलेंस कितना है जरा बताना मुझे। सर मेरा प्रॉफिट का ओपनिंग 72,000। बैलेंस बैलेंस शीट ट्राई बैलेंस में गिवन था 72,000। 72,000 मेरा सरप्लस, बेसिकली सरप्लस बोलते हैं इसको। 72,000 ओपनिंग बैलेंस था मेरे का। करंट वाला मेरा इस साल वन का एटी प्रॉफिट फोर कितने का हुआ 184,900। 184,900 का प्रॉफिट हुआ। मैंने 70 इसमें से माइनस 70,000 रुपए का डिविडेंड दे दिया, तो माइनस करूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास 186,900। 186,900। एक काम करना, इन चारों अमाउंट को टोटल करना,
क्या ये 53,91,900 बन रहा है? यस इस सर। तरीके से ना बेटा क्रॉस चेक भी कर सकते हो तुम लोग कि तुमने क्वेश्चन ठीक करा है नहीं करा। बस वो तभी है अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि यार हमारी एसेट साइड बिल्कुल सही है और बाकी आइटम सही लिखी हुई है, तो रिजर्व एंड सरप्लस को चेक कर सकते हो अगर फुल फ्लैश 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। यस सर। Yes, sir. 53 lakh. हाँ जी, सेम है सर, 53 लाख। Same है. आ गया ना? डन है बच्चों? यस सर। चलो जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सामने बेटा कुछ पेस्ट करने लगा हूँ, नोट्स इसके पेस्ट करने लगा हूँ। मैं चाहता हूँ नोट्स जरा देखो, ठीक है? जो फाइल पेस्ट कर रहा हूँ नोट्स, वहां से जरा एक बार नोट्स देखो। ठीक है, बैलेंस शीट को हमने बना दी है। ठीक है, तो यहाँ एक बार पूरा क्वेश्चन चलो मैं पेस्ट कर देता हूँ इसका ना। ये लो जी, ये आपके बेटा इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर दिया। शेयर कैपिटल 13 लाख हमने ये बोला था, 53,91,900। लॉन्ग टर्म बोर्विंग 4 लाख, ट्रेड पेपर 10,40, अदर करंट लाइबिलिटी 70,000 डिविडेंड है इसके अंदर। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हमारा भी इतना था। 10 इंटेंजिबल के अंदर गुडविल, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश और कैश इक्विवेलेंट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 70 लाख, 60 लाख। यहाँ पर टोटल रेवेन्यू की जगह क्या होना चाहिए? टोटल इनकम। उससे पहले बीच में क्या आना चाहिए? अदर इनकम। बस उस चीज का डिफरेंस है। आप देखो यहाँ पर 30,000 हमारा हमने नेगेटिव लिया था, आपके इंस्टीट्यूट ने इस 30,000 को लॉस के अंदर लेकर चला है। ठीक है, बस इतना फर्क है। ऑथराइज कैपिटल क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, देखो कैसे दिखानी है। 5,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए वाले, 10,000 इक्विटी शेयर 100 रुपीज वाले। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है बेटा? इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल 5,000, 6% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच 5 लाख, और इक्विटी शेयर को सीधा दिखा दिया 8 लाख। कोई आपको माइनस शेयर फोरफिटेड प्लस कैपिटल रिजर्व करके नहीं भी दिखाओगे बेटा चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, बिल्कुल चलेगा। ठीक है जी। चलो इसके बाद हमारे पास क्या आ गया? कैपिटल रिजर्व 5,000 हमने निकाला था। ध्यान रखना जब रिजर्व एंड सरप्लस के नोट करो, कोशिश करना पहले कैपिटल रिजर्व और स्पेसिफिकल रिजर्व लिखो। फिर उसके बाद आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व, फिर आपका जनरल रिजर्व हो गया। फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? सरप्लस, जो आपका बेसिकली इस साल का प्रॉफिट था इन्होंने पहले वो लिया है, फिर पिछले वाला ऐड करा है इन्होंने, लेस करा डिविडेंड डिक्लेयर, तो ये कहते हैं ये प्रॉफिट बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। ठीक है, देन लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर देखो सिक्योर्ड दिखाया, ट्रेड पेबल्स एज इट इज, अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर डिविडेंड पेबल दिखाया, बाइफरकेशन दिखा दी क्या क्या है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर लैंड दिखाया, ओपनिंग वैल्यू 24 लाख, ऐड कर देंगे रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट 12 लाख, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 36 का। प्लांट एंड मशीनरी के अंदर ओपनिंग बैलेंस लिया, जो बेच दिया वो माइनस किया, डेप्रिसिएशन माइनस करी, क्लोजिंग बैलेंस दिखा दिया। गुडविल के अंदर अमोर्टाइजेशन माइनस करके दिखानी है, सीधा मत लिख देना 10 लाख। फाइनेंस कॉस्ट के अंदर डिबेंचर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन के अंदर प्लांट मशीनरी गुडविल आ गया। ठीक है, प्लांट मशीनरी के ऊपर ये आ जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी। ठीक है, ये आ गया अदर एक्सपेंसेस, जो बाकी एक्सपेंसेस थे वो सब आ गए। अब इन्होंने लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट मशीनरी का नोट की फेम में दिखा दिया, कैलकुलेशन करके दिखानी है 30,000 की। अब देखो इन्होंने नोट क्या दिया, कह रहे हैं इन्वेंट्रीज अमाउंटिंग टू 9.5 लाख गिवन इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ द क्वेश्चन शुड हैव बीन एज क्लोजिंग इन्वेंटरी। In the above solution, this inventory has been considered as closing inventory if this is considered as inventory of 31 March. ठीक है, the closing inventory is not available for balance sheet. In that case, balance sheet will not tally without using suspense. Financial statement given in the above answer include adjustment for dividend strictly as per the information given in the question. कह रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन के अंदर strictly information given है, इस वजह से हमने ऐसा करा है। ठीक है, हाँ वह प्रैक्टिकली करें डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर कब करे जाएंगे? In the annual general meeting after the reporting date. ठीक है बच्चे? यस सर। Yes, sir. चलिए जी, मेरा कॉन्फिडेंस बना कुछ?
बेशक एक क्वेश्चन करा है, बट द पॉइंट इज कि जो सीखने वाली चीज है क्या सीखी। यस सर। बेटा देखो शेड्यूल 3 मैं आपको सीधा बोलता हूँ, शेड्यूल 3 इज अ टॉपिक जिसके ऊपर अगर आप ये सोचोगे ना कि यार मैं 10 क्वेश्चन कर लूं, 12 क्वेश्चन कर लूं, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ बेटा नॉट वर्थ इट। शेड्यूल 3 के ऊपर तुम 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन करो, कोई लॉजिक नहीं है भाई मेरे। शेड्यूल 3 की चीज जब आप तैयारी करके चल रहे हो, आपको कैसे तैयारी करके चलनी होती है शेड्यूल 3 की। आपको ये देखना है कि आपको ये पता है कि डिस्क्लोजर कैसे देना है या नहीं पता। दैट इज समथिंग विच यू शुड। अगर आपको वो चीज पता है बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है। अब देखो मैं आपके साथ ना कुछ क्वेश्चन ही उस टाइप के लेकर चलता हूँ जिसके अंदर कुछ एक एडजस्टमेंट है ना। अब आरटीपी नवंबर 2021 के क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, चलो। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, बस इसको डिस्कस करूंगा। इसको डिस्कस करने के बाद व्हाट सिंपली वी विल डू, मैं इसका आंसर चिपका के आपको वैसे बता दूंगा। ठीक है जी। देखो मार्क करना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट। पता नहीं, गट फीलिंग कह रही है कि कुछ इस टाइप का पेपर में देखने को मिलने वाला। गट फीलिंग कह रही है कि पेपर में, पता नहीं, मेरा बहुत रेयर बच्चे ऐसा होता है कि मेरे को ना वो गट फीलिंग वाली चीज आती है कि यार पेपर के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मुझे ऐसा लगता है ये आरटीपी नवंबर 21 का जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर का क्वेश्चन है। मैक्स टू मैक्स मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर वो ये क्या करेंगे, नाम चेंज करेंगे, डेट चेंज करेंगे, 2024 के आसपास की डेट देंगे, और वैल्यूज को या डबल कर देंगे या ट्रिपल कर देंगे। बट ये क्वेश्चन मतलब बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, आई गॉट अ फीलिंग कि आपको पेपर में आता मुझे पता नहीं नजर आ रहा। ठीक है। एक ट्राई करोगे खुद से, लोगे 5 से 10 मिनट, 10 मिनट लोगे खुद से, एक बार कोशिश करोगे। क्या करना ठीक है, है सर। रफली फेस बनाना है बैलेंस शीट का और पी एंड एल, रफ फेस। मैं नहीं कहता कि प्रॉपर बना के चलो, बट रफली कुछ एक तो कैलकुलेशन करके चलो, देखते हैं कितना सही कर पाते हैं। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करोगे बच्चों ट्राई। यस सर, करते हैं। चलो मैं ऐसा करो, मैं बेटा इस टाइम पॉज कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग। ठीक है, आप लोग ट्राई करो। हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन मैं चाहूंगा, मतलब मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लूँ शेड्यूल 3 के, एक मैंने कर लिया, एक ये कर लो। आपने क्या करना है, बाकी क्वेश्चन जो है ना बेटा, अपने लेवल पे ना ऐसा करना, मैं ज्यादा नहीं कह रहा, जो मैं फाइल शेयर करी हुई है ना, डेली का बस एक एक क्वेश्चन देखना शुरू कर दो। डेली का एक एक क्वेश्चन शेड्यूल 3 का। मतलब तुमने क्या करना है, मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम बैठो शेड्यूल 3 के ऊपर लगातार 3 घंटे 4 घंटे, अरे नहीं भाई, नॉट वर्थ इट। क्या करना है, डेली 20-25 मिनट्स रिजर्व कर दिए, शेड्यूल 3 का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, जो भी एक्स्ट्रा वाले आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, इस बार की आरटीपी में जो आया हुआ है वो उठा के देख लो, जो मैंने कुछ एक्स्ट्रा दिया है वो उठा के देख लो। ठीक है, रफली से सॉल्व करके देख लो। अगर रफली तुम उसको 15 मिनट के अंदर कर पा रहे हो ना, 15 से 20 मिनट के अंदर रफली कर पा रहे हो, तो ठीक है। क्योंकि 14 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर तुम बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगा सकते पेपर में। मतलब मैक्सिमम तुम्हारी कोशिश होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन के ऊपर पेपर के अंदर 25 से 30 मिनट्स के बीच एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए। 25 से 30 मिनट्स के अंदर एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए, एंड यू विल हैव टू कीप सम क्वेश्चंस जिसके अंदर आपको स्पीड ज्यादा रखनी पड़ेगी। एंड दैट क्वेश्चन कुड बी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, दैट क्वेश्चन कुड बी अमेलगमेशन या कंसोलिडेशन। कोई अमेलगमेशन या कंसोलिडेशन में से तुम्हें कोई एक टॉपिक तो ऐसा रखना पड़ेगा जिसके अंदर तुम्हारी स्पीड तेज हो, तब बेटा पेपर पूरा होता नजर आएगा। अदरवाइज यू विल हैव टू स्किप आइदर वन ऑफ द क्वेश्चन। आपको बेटा देखो, मैं आपको सीधा बोलता हूं, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं यहां पर। आप पेपर के अंदर शेड्यूल 3, अमेलगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और कंसोलिडेशन, ये चारों अगर अटेम्प्ट करने जाओगे ना, कहीं ना कहीं पेपर फंस जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा कि पेपर जो है वो पूरा करना चैलेंज लगेगा। तो आपको इन चारों में से कोई 3 है जो पेपर में अटेम्प्ट करने होंगे। अब वो कौन से 3 अटेम्प्ट करने हैं, वो डिपेंड करेगा पेपर कैसा आया है उसके ऊपर। आप पहले से प्री प्लान करके नहीं जा सकते, अच्छा मैं अमेलगमेशन छोड़ जाता हूं या मैं कंसोलिडेशन छोड़ जाता हूं। आप पहले से प्लान करके नहीं जा सकते। और हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कुछ ऐसा आ जाए कि आपको लगे नहीं यार, मुझे तो चारों यही करने पड़ेंगे, कि यही 4 करके मेरे ज्यादा बेटर मार्क्स बन रहे हैं। तो छोड़ के जाने की गलती मत करना, पहले ही बोल देता हूं। ठीक है, छोड़ के जाने की गलती कोई बच्चा मत कर देना। ये नहीं कि सर 4 में से हम 3 तैयार कर जाते हैं, नहीं, सारे तैयार करके जाए। पेपर को देख के हम डिसाइड करेंगे हमने कौन सा क्वेश्चन करना।
ठीक है, चलो शुरू हो जाओ, टेक 5-10 मिनट्स, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूं। चलिए बच्चों, बेटा ओम लिमिटेड की ऑथराइज कैपिटल है 15 लाख रुपए की, जिसके अंदर 6,006% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है 100 वाले, और 90,000 इक्विटी शेयर है 10 वाले। तो बेटा इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सबसे पहले ये बताओ सर, ये जो 15 लाख रुपए है ना सर, इसकी मुझे बाइफर्केशन दिखानी होगी। ऑथराइज शेयर कैपिटल में दिखा के चलूंगा। ऑथराइज शेयर कैपिटल के अंदर ये 9 लाख और 6 लाख इक्विटी, 9 लाख इक्विटी 6 लाख प्रेफरेंस शेयर में अलग अलग दिखा के चलूंगा, तो 15 लाख मेरा वो बन जाएगा। ठीक है सर। अब मेरे को दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट इन शेयर एट कॉस्ट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कहां जाने वाला है सर, नॉन करंट एसेट्स के अंदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जाएगा। ठीक है, 1.5 लाख रुपए का, क्लियर है। परचेजेस कहां पर जाएगा सर, ये आपका जाएगा एक्सपेंसेस के अंदर, परचेज के अंदर चला जाएगा। सेलिंग एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस में चले जाएंगे। इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग गिवन है, तो इसका कहां पर रोल आएगा सर, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करते हैं। ठीक है, तो चेंज इन इन्वेंट्री के अंदर मैं इसको दिखा दूंगा। नेक्स्ट सैलरीज एंड वेजेस है, इंक्लूडिंग 30,000 बीइंग डायरेक्टर रेम्युनरेशन 156। बेटा सैलरीज एंड वेजेस जो है वो इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर जाता है। ठीक है, और जो डायरेक्टर्स को हमने क्या दी हुई है, रेम्युनरेशन दे रखी है 1,56,000 की, वो डायरेक्टर रेम्युनरेशन पता कहां जानी चाहिए, दैट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द इंप्लॉय बेनिफिट्स। डायरेक्टर रेम्युनरेशन जो है मैं यहां से हटाऊंगा, इसको हम सेपरेटली दिखाकर चलेंगे, ना इंप्लॉय बेनिफिट में, नहीं अदर एक्सपेंसेस में। ध्यान रखना क्या करेंगे, इसमें से 30,000 माइनस कर देना। ठीक है, और ये जो 30,000 है, इसको सेपरेटली कहां दिखा दोगे बेटा, अदर एक्सपेंसेस में। मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन में मार्क्स इन चीजों के है बेटा, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, अदरवाइज इस क्वेश्चन में मार्क्स इन चीजों के। कैश इन हैंड कितना है 84,000 का कैश इन हैंड कहां जाएगा सर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चला जाएगा। ठीक है, बिल रिसीवेबल, सर बिल रिसीवेबल पार्ट बनता है ट्रेड रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल जो है वो पार्ट बनता है ट्रेड रिसीवेबल का, तो मैं इसको ट्रेड रिसीवेबल के अंदर लेकर जाऊंगा। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल के अंदर हम दिखा देंगे 1,24,500 जो है, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर ही हम अलग से दिखा देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट, अभी मैंने एडजस्टमेंट्स नहीं देखी है, हो सकता है आगे कुछ एडजस्टमेंट्स हो तो उसका इंपैक्ट लेंगे फिर हम। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, सर इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट जो है सर, ये तो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर डाल दो सीधा सीधा। फाइनेंस कॉस्ट। सर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 30 सितंबर तक का दिया हुआ है सर, 11,250 का इंटरेस्ट गिवन है, यानी 11,250 आउटस्टैंडिंग है, तो ये मुझे कितना लेकर जाना चाहिए, 22,500, 22,500 लेकर जाऊंगा। सन्ड्री डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स। ठीक है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट कॉस्ट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, फर्नीचर एट कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन ऑफ 45,000, 1,05,000। सर किस तरीके से दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा पहले ये 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख में से हम डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस करके दिखाते होते हैं। ठीक है, 1.5 लाख में से क्या करते होते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाते होते हैं, तो मैं कॉस्ट दिखाऊंगा 1.5 लाख की, और 45,000 की डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा। ऑफ कोर्स मैंने भी आपको बोला, मैंने भी एडजस्टमेंट्स नहीं पढ़ी है, एडजस्टमेंट का इंपैक्ट आएगा। 6% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल के अंदर, शेयर कैपिटल के अंदर ये दोनों इशूड शेयर कैपिटल के अंदर नोट्स में चले जाएंगे, शेयर कैपिटल में जाएंगे। 5% मोर्गेज डिबेंचर सिक्योर्ड ऑन फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी, क्या करूंगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर 5% मोर्गेज डिबेंचर सिक्योर्ड के अंदर दिखाऊंगा, और स्पेसिफाई करना पड़ेगा सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी, या सिक्योर्ड अगेंस्ट फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी लिखकर आना पड़ेगा। डिविडेंड रिसीव्ड आपका अदर इनकम के अंदर जाएगा। अदर इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस सरप्लस के अंदर ओपनिंग बैलेंस सरप्लस। लेके चलूंगा, कोई ओपनिंग दिक्कत बैलेंस। नहीं है। सेल्स जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में चला जाएगा बच्चे। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक एंड रिसीवेबल है, बैंक ओवरड्राफ्ट कहां जाएगा सर, अदर बैंक ओवरड्राफ्ट की लायबिलिटीज। अगर बात करके चलें सर, क्या ये भी आपका जो है लाइबिलिटी है, क्या ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग में जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म बोरोइंग में जाना चाहिए। बैंक को तो बेटा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती है ना, तो सिक्योर्ड यस के सर, अंदर यस। दिखा के चलूंगा। ठीक है, टेक्निकल नो हाउ, ठीक है, टेक्निकल नो हाउ को क्या करेंगे सर, बैलेंस शीट के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स, ऑडिट फीस 18,000, अदर एक्सपेंसेस के अंदर 18,000 अलग से ऑडिट फीस दिखा के चलूंगा। ठीक है जी, चलिए पढ़ना शुरू करें आगे। क्लोजिंग स्टॉक 427,500 है, बोलो क्या ट्रीटमेंट रहेगा सर, चेंज इन इन्वेंट्री के अंदर 4,27,500 माइनस कर दूं। ठीक है, दूसरा यस सर। इंपैक्ट फ्रंट बैलेंस एसेट्स शीट। के अंदर इन्वेंट्री में, परचेज के अंदर बोल रहा है 15,000 वर्थ ऑफ गुड्स और आर्टिकल हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं अमंग द वैल्यूड कस्टमर, तो एक तरीके से एडवर्टीजमेंट का खर्चा कर दिया तुमने, तो 15,000 पे बेटा मुझे परचेज में से माइनस करने चाहिए, और अदर एक्सपेंसेस के अंदर मुझे 15,000 पे ले लेना चाहिए। क्लियर है, ओके सर। क्लियर। यस। सैलरीज और वेजेस,
6000 कह रहे हैं कि उसके अंदर इंक्लूडेड है इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के लिए, ठीक है, विच वर रिकॉर्डेड अंडर फर्नीचर, जो फर्नीचर के अंदर रिकॉर्ड करें, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो सैलरीज और वेजेस हैं उसके अंदर 6000 रुपये लेस करना है या ऐड करना है मुझे? सर लेस करूँ? लेस करना पड़ेगा ना, 6000 रुपये लेस करना यस। पड़ेगा, क्योंकि 6000 किस चीज के लिए, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के लिए, ठीक है, जो फर्नीचर के अंदर है। तो फर्नीचर के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, 6000 डेबिट ऐड करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। तो मेरा फर्नीचर की अब मैं बात करके चलूं, सर मुझे याद आ रहा है फर्नीचर मेरा 1.5 लाख रुपए की कॉस्ट थी, तो इस 1.5 लाख के अंदर मुझे 6000 ऐड करना होगा, 1,56,000 आएगा बेटा। अब इसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाओगे, और डेप्रिसिएशन उसने बोला है 10% WDV के ऊपर। 10% WDV का मतलब क्या हो गया, ठीक है, 45,000 रुपए की देखो डेप्रिसिएशन तो पहले से थी, बाकी बचा तुम्हारा 1,05,000 रुपए का, जो 1.5 लाख में से 45 गया, 1,05,000, 1,05,000 के ऊपर 10% हो गया 10,500, और ये जो 6,000 का एसेट है इसके ऊपर 10% हो गया 600 रुपए। तो ये टोटल डेप्रिसिएशन है बेटा जो आप चार्ज करके चलोगे। टोटल डेप्रिसिएशन आ रही है मेरे हिसाब से 56,100। तो 156 में से 56,100 माइनस करूंगा 99,900 बेटा, ये आना चाहिए बैलेंस आपका फर्नीचर का, ठीक है। कुछ ऐसा सही नोट्स बनेगा बस। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल के अंदर 4500 रुपए हैं जो डिसऑनर हो गए हैं, 50% जो है वो कंसीडर्ड इरिकवरेबल है। बोलो क्या करें सर? बिल रिसीवेबल के अंदर क्या है, 4500 है जो डिसऑनर्ड बिल है, इंक्लूड 4500 बीइंग डिसऑनर्ड, जिसमें से हम कह रहे हैं कि 50% जो है वो इरिकवर है। यानी बेटा ये जो 50% 4500 का है वो तो बेटा मेरा बैड डेब्ट बन जाएगा, है बैड ना। डेट, बैड डेट्स। 4500 का 50% तो बैड डेब्ट बन जाएगा। ये जो बैड डेब्ट है इसको तो मैं दिखा दूंगा सीधा सीधा अदर एक्सपेंसेस के अंदर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटर्स के अंदर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, मतलब ट्रेड रिसीवेबल या बिल रिसीवेबल के अंदर मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। बिल रिसीवेबल के अंदर मुझे 4500 क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस करना पड़ेगा। माइनस करना बिल पड़ेगा। रिसीवेबल के अंदर क्या करना पड़ेगा, 4500 माइनस करना पड़ेगा। और अगर बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड होते हैं तो बेटा मेरी जनरल एंट्री क्या होती है, डेटर टू बी आर। मेरी जनरल एंट्री क्या होती है, डेटर टू बी आर। तो इसका इंपैक्ट पता क्या जाएगा, बिल रिसीवेबल में से माइनस करोगे 4500, और डेटर डेटर्स का जो बैलेंस डेबिट। गिवन था उसके अंदर प्लस करोगे 4500, ठीक है। और ये जो बैड डेब्ट्स है इसका क्या करेंगे, 2250 रुपए बेटा, ये जो बैड डेब्ट्स हैं इस बैड डेब्ट्स को डेटर में से माइनस करोगे और एक्सपेंस के अंदर अलग से दिखाकर चलोगे 2250। बोलो क्लियर है? ओके सर। डन। यस सर। नेक्स्ट चले, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, सॉरी, बिल रिसीवेबल ऑफ 6,000 मेच्योरिंग आफ्टर 31 मार्च वर डिस्काउंटेड। अच्छा, 6,000 के बिल रिसीवेबल जो हैं जो मेच्योर हो रहे थे 31 मार्च के बाद, कहेंगे वो तुमने डिस्काउंटिंग करा ली है, डिस्काउंटिंग हो गई। अच्छा, जो डिस्काउंटिंग कराई है ये 6,000 रुपए की, इसका क्या करूंगा बेटा, क्या कंटीजेंट लायबिलिटी है क्या? सर नोट दिखा के चलो, देयर इज अ कंटीजेंट कंटीजेंट लायबिलिटी लायबिलिटी नोट दिखा के सिस्टम। चलूंगा, खत्म। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन खत्म कर दिया हमने। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अरे नहीं भी बोलता मैं तो ये खुद ही कर दिया था ऊपर इम्पैक्ट। ऊपर जब आउटस्टैंडिंग। हाफ ईयर पढ़ता हमने तभी इम्पैक्ट कर दिया था, ये नहीं भी बोलता तब भी हम कर देते हैं। 11,250 रुपए जाएगा, और वो 11,250 कहाँ जाएगा, जो आउटस्टैंडिंग वाला है अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर। अदर करंट टेक्निकल लायबिलिटीज। नोटों को राइट ऑफ करने को बोल रहा है 10 साल में, तो 10 साल 4.5 लाख के रुपए आपने ड्यूरिंग द ईयर पे करे तो पढ़ दो 45,000 रुपए मुझे। राइट ऑफ कर दो, ठीक है। तो 4,05,000 रुपए बैलेंस बच जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर बोल रहा है 18,000 रुपए ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स है, तो बेटा ट्रेड नोट्स टू रिसीवेबल का जो अकाउंट्स भी में बैलेंस आ रहा है ना उसके अंदर बाइफर्केशन करके दिखानी होगी कि डेट्स ड्यू मोर डेट जो मोर देन 6 मंथ्स वाले हैं उसको अलग, और और अदर्स। लेस देन 6 मंथ वाले को अलग दिखाना पड़ेगा, खत्म। यही करना है क्वेश्चन में। यस सर। टैक्सेशन इग्नोर करने को बोल रहा है। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ ना आपके इंस्टीट्यूट ना कई बार, देखो बेटा कई बार मेरे समझ के बाहर हो जाते हैं कई चीजें। क्यों समझ के बाहर होती हैं? पिछला क्वेश्चन था जिसके अंदर बोलता है इग्नोर टैक्सेशन, तो जो प्रॉफिट निकाला सीधा लिख दिया प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। लेकिन पता नहीं जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठा ना आपका इंस्टीट्यूट, तो इस वाले क्वेश्चन में एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो सब दिखा दी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठा तब एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम सब दिखा दिया। तभी जब मैंने कल रिवीजन करवाई थी, तो रिवीजन क्लास के अंदर मैंने क्या करा था, मैंने उसको कवर करवाया था साथ में, कि भाई अगर बाय चांस पेपर के अंदर लिखना पड़ जाए किसी बच्चे को, तो उसको ये ना हो कि सर ये करा नहीं रखा, उसको ध्यान आ जाए, ठीक है। दैट वाज द सोल रीजन कि मैंने कल के लेक्चर के अंदर करवाया। बेटा हमने देखो दो ही क्वेश्चन है जो हमने कवर करे, मैं अभी इसका सोल्यूशन आपके सामने चिपका रहा हूँ। मैंने आपको दो ही क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन दो क्वेश्चन अगर आप देखोगे हमने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन उठाए, ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं जिसके अंदर आपकी एडजस्टमेंट भी कवर हो रही है। एडजस्टमेंट वाला अगर हमने कर लिया तो सिंपल वाला तो हम कर ही लेंगे फिर, है ना।
चलो देखो जरा, शेयर होल्डर फंड के अंदर 12 लाख रुपए आ रहे हैं, ठीक है, ये तो बना लोगे तुम लोग, इसका तो मुझे पता दिक्कत नहीं है। मेरे को आपको पता है कहाँ लेकर जाना है, जो एडजस्टमेंट वाली चीजें हैं। अदर इनकम, डिविडेंड इनकम, परचेज में से एडवर्टीजमेंट माइनस करा, चेंज इन इन्वेंटरी एज इट इज आ गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स, फिर एक्सेप्शनल आइटम, फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये इन्होंने एडिशनल करा है चीजें, ठीक है। शेयर कैपिटल का नोट देखो, क्या मैंने यही कहा था, 9 लाख 6 लाख ऑथराइज के अंदर, बाकी इशूड के अंदर 6 लाख 6 लाख 12 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कोई दिक्कत वाला पॉइंट है नहीं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर ब्रैकेट में स्पेसिफाई कर दिया कि ये सिक्योर्ड है अगेंस्ट फ्री होल्ड। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर देखो, सिक्योर्ड बोरोइंग्स, लोन रीपेबल ऑन डिमांड, ओवरड्राफ्ट फ्रॉम बैंक्स। कैसे दिखाया, सिक्योर्ड, रीपेबल ऑन डिमांड है, ओवरड्राफ्ट फ्रॉम बैंक, सिक्योर्ड बाय हाइपोथेकेशन ऑफ स्टॉक एंड रिसीवेबल। अदर करंट लायबिलिटीज, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर हमने जो निकाला था 11,250 रुपए। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट देखो, फर्नीचर, कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन 1.5 का था, डेप्रिसिएशन एड बैक करी, कॉस्ट पे पहुंच गए। फिर जो इंस्टॉलेशन चार्जेस गलत चार्ज करे थे उसकी एडजस्टमेंट करके दिखाई, 156 पे दिखा दिया कि ये ग्रॉस ब्लॉक है फर्नीचर का। फिर हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिखाई, कह रहे ओपनिंग बैलेंस 45,000, ड्यूरिंग द ईयर 10,500 की चार्ज करी, एडिशनल परचेज के ऊपर ये चार्ज करी, तो टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखा दी 99,900, यही वैल्यू निकाली थी मैंने। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इजी, इंटेंजिबल एसेट्स इजी, रिटर्न ऑफ कर दिया। ट्रेड रिसीवेबल देखो, डेट आउटस्टैंडिंग ड्यू मोर देन 6 मंथ्स को अलग दिखाया, अदर को अलग दिखाया। बिल रिसीवेबल में से 4500 माइनस करा हुआ है। इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस देखिए बच्चे, सैलरीज एंड वेजेस में से 6,000 किसका माइनस कर दिया, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स वाला, और डायरेक्टर रेम्युनरेशन वाला माइनस कर दिया। फाइनेंस कॉस्ट मुश्किल नहीं है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन बैंक बॉडी, डेप्रिसिएशन, ठीक है, डन। टेक्निकल नो हाउ, अदर एक्सपेंसेस देखो, ऑडिटर की पेमेंट अलग, डायरेक्टर रेम्युनरेशन अलग, जो एडवर्टीजमेंट की एडजस्टमेंट करी थी वो आ गई, बैड डेब्ट्स की एडजस्टमेंट करी थी वो आ गई, और इन्होंने एक नोट बना के दिखा दिया अदर डेब्ट्स का। कह रहे ट्रायल बैलेंस के अंदर इतना था, बिल रिसीव्ड डिसऑनर हुआ 4500 ऐड करा, बैड डेट राइट ऑफ करे 2250 रुपए के, इतने तुम्हारे डेटर्स हैं, कह रहे इसमें से 18,000 6 महीने से ज्यादा वाले हैं, तो बाकी क्या हो गए 6 महीने से कम वाले होगा। बोलो क्लियर है बच्चों? ओके सर। यस सर। स्पेशल बच्चे 2 क्वेश्चन करे हैं, बस क्वेश्चन मेरा यही है कि क्या वो कुछ एक कॉन्फिडेंस बना कि हम क्या क्वेश्चन मैनेज कर सकते हैं। बस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं आया ना जिसके बारे में हमें पता नहीं था, बस मुझे इतना था। क्या ये जितनी भी एडजस्टमेंट आई थी क्या कुछ ऐसी थी जिसके बारे में हमें पता नहीं था? नहीं सर, ऐसी तो नहीं थी, बस जो भी क्वेश्चंस करे उसमें जो आई है 2-3 नई वाली। ठीक है, बस मैं आपको कह रहा हूं बच्चे, डेली का एक क्वेश्चन भी उठाओगे शेड्यूल 3 का सफिशियंट है बच्चे, डेली का एक क्वेश्चन, ज्यादा नहीं कह रहा मैं। मतलब मैंने तुम्हें अब तक बोला था कि बाकी सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करो, अकाउंट्स और मतलब अकाउंट्स बाद में भी करोगे चलेगा। अब मैं आपको कह रहा हूँ, नाउ इट इज टाइम कि मैं चाह रहा हूँ कल से अब थोड़ा थोड़ा अकाउंट्स को टाइम देना शुरू करो। कल से आप लोगों ने क्या करना है, कल से अपना शेड्यूल 3 का एक क्वेश्चन बेटा देखना ही देखो। शेड्यूल 3 का एक क्वेश्चन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन। देखो, मैं तुम लोगों से ज्यादा नहीं मांग रहा टाइम बेटा, मैं पता आप लोगों से बस क्या मांग रहा हूं, मैं कह रहा हूं अकाउंट्स के लिए इतना टाइम निकाल लो, मैं कॉन्टिन्यूस में भी टाइम नहीं मांग रहा तुम लोगों का, मैं कह रहा हूं बस अकाउंट्स के लिए इतना टाइम निकाल लो, एक क्वेश्चन शेड्यूल 3 का, एक क्वेश्चन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, एक क्वेश्चन कंसोलिडेशन का, और एक क्वेश्चन अमेलगमेशन। 4 क्वेश्चन दिन के, रोज के 4 क्वेश्चन। वो गाना नहीं था, चार चार बोतल वोट का काम मेरा रोज का, है ना, गाना था है ना एक, है ना। यस सर। बस बेटा वही करना है हमने। अब ये नहीं बेटा वोट का शुरू कर दो आप लोगों ने क्या करना है, 4 क्वेश्चन रोज का, है ना, 4 क्वेश्चन बेटा रोज के। कौन ओके से सर। 4 क्वेश्चन? आज से रोज के, कल से रोज के, एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक अमेलगमेशन, एक कंसोलिडेशन, और एक शेड्यूल। बेटा मैं आपको लिख के दे रहा हूं, जिस बच्चे ने मेरी बात मान ली, ठीक है, अभी आप कहोगे सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा क्वेश्चन है शेड्यूल 3 के हैं, उसके अमेलगमेशन और कंसोलिडेशन के, अरे स्टडी मटेरियल के भी तो क्वेश्चन करने हैं। स्टडी मैट तो मैंने क्लास में करवाया हुआ है ना, बट स्टडी मैट के क्वेश्चन भी तो कवर करने हैं तुमने। स्टडी मैट के क्वेश्चन से शुरुआत करो, डेली का एक एक क्वेश्चन उठाना शुरू करो, चारों टॉपिक्स को। मैं कह रहा हूं कि तुम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होगा पेपर के अंदर।
अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल से बेटा क्वेश्चन करोगे हमें इन 4 टॉपिक्स। अभी कितने दिन बचे हैं पेपर? आज 15 तारीख है, ठीक है। तुम अगर मैं कह रहा हूं अगले, मैं कह रहा हूं अगले 12 दिन भी तुमने सिर्फ 4 4 क्वेश्चन ही कर दिए, 48 क्वेश्चन वैसे ही हो गए। 48 क्वेश्चन बेटा अच्छे से करे हुए, मतलब हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक के एक हिसाब से 12 क्वेश्चन तुम्हारे अच्छे से हो गए। मुझे बता दो कहाँ चल जाएंगे नंबर। और सोच के देखना, आप जरा विजुलाइज करना शुरू करो। मैं बेटा आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो कहाँ से दे रहा हूँ? आईसीए के पास पेपर आरटीपी एमटीपी तो है, और क्या है? आपने इधर से थोड़ा ना कोई क्वेश्चन दिया, आपका करा हुआ ही क्वेश्चन पेपर में आपको नजर आ जाए। शेड्यूल 3 भी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी, अमेल्गमेशन भी, और होल्डिंग भी, मौज हो जाएगी। 14 नंबर शेड्यूल 3, 10 नंबर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, 14 नंबर अमेल्गमेशन, और 14 नंबर ही होल्डिंग कंपनी कंसोलिडेशन बेसिकली। 14 14 14, 42 और 10 कितना? 52। एमसीक्यूज के नंबर जोड़ लो, 20 नंबर भी लगा लो, अगर एमसीक्यूज के 20 या 22 नंबर भी एमसीक्यू के लगा लो, 24 मैनेजेबल एमसीक्यूज के अंदर, देख लिया मैंने। 24 तक मार्क्स आराम से मैनेजेबल है बेटा एमसीक्यूज के अंदर, ठीक है। ऑन एवरेज 22 24 नंबर ला सकते हो एमसीक्यू में। ऐड कर लो बस 54 के 52 के अंदर 24, 75 नंबर से कम अगर बनते हैं फिर बताना मुझे। बेटा मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, सारी गेम माइंडसेट की है, सारी गेम माइंडसेट। मैं अभी भी ये चीज कहता हूँ, कोई बच्चा ऐसा है ना जो सिंगल ग्रुप दे रहा है, ठीक है, और इस टाइम पे उसको अंडर कॉन्फिडेंट है कि भाई ग्रुप 1 निकलेगा नहीं निकलेगा, तैयारी नहीं हो रखी। अरे भाई अभी भी अगर ढंग से 5 5 दिन प्रॉपर सब्जेक्ट को देना शुरू कर दोगे ना, तब भी निकाल लोगे। और बेटा ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, ठीक है। मैं अपनी बात कर लेता हूँ बेटा, मेरी पिछले दिनों जो है बैक का इशू रहा, फीवर रहा, तो डेफिनेटली मैं अगर आपकी क्लासेस नहीं ले पाया हूं तो ऐसा नहीं है कि मैंने बाकी क्लासेस ली हैं, मेरी बाकी क्लासेस भी कहीं ना कहीं उस चक्कर में सफर हुई है, ठीक है। बाकी क्लासेस का भी मेरा जो है वो इम्पैक्ट समवेयर पड़ा है। बट नाउ आई हैव रीस्टार्टेड अगेन। आज मैं बेटा सुबह 8:30 से पढ़ा रहा हूँ। मैंने बैक टू बैक सुबह 8:30 से लेकर अब तक क्लास लिया, बस बीच में जिस टाइम जो मैंने नहीं लिया क्लास उस टाइम मैं ट्रेवल कर रहा था, उस टाइम मैं बेसिकली ड्राइव कर रहा था। आई स्टार्टेड माई फर्स्ट क्लास एट 8:30 इन द मॉर्निंग। इस टाइम में टाइम तुम लोग देख लो क्या हो रखा है, 9:50। 12 घंटे से ऊपर हो गए, इंक्लूडिंग ड्राइविंग टाइम, चलो ऑफ कोर्स। और आज क्या है? फास्ट है, आज फास्ट है मेरा। अष्टमी वो नवरात्रि चल रहे हैं तो मैंने फास्ट रखा हुआ है। और मैंने सुबह से खाया क्या या पिया क्या? मैंने सिर्फ बेटा एक सुबह एक चाय पी है, दोपहर में मैंने बस एक गन्ने का जूस पिया, एक गिलास गन्ने का जूस, बस ये है जो सुबह से मेरा रहा है। अब मैं घर जाके कुछ खाऊंगा। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इतना कर सकता हूँ बेटा, आप लोगों के तो बेटा पेपर है, तो अपने लिए तो यार कर ही सकते हैं ना यार, या नहीं कर सकते? कितने दिन की बात रहेगी? 1 महीने के अंदर लगभग तुम्हारे पेपर खत्म हो जाएंगे, एक पेपर बचा होगा जिनके 2 ग्रुप है। जिनका सिंगल ग्रुप है बेटा उनके पास तो 1 महीना भी नहीं है, 25 दिन के अंदर तुम फ्री हो। बेटा मैं कह रहा हूँ ये 25 दिन अगर तुमने कह रहे हैं ना जान झोंक दी ना इस चीज में, क्लियर कर जाओगे। 25 दिन की बात है यार। नहीं नहीं पढ़ा जा रहा कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रात को बैठ के पढ़ने के लिए रेडी हूँ। जैसे अभी मैंने सेशन लिया, हर मंडे ऑल्टरनेट में आपके साथ इस टाइम पे 2 घंटे का सेशन ले लिया करूंगा, ठीक है। बेसिकली 7:30 के बाद 2 घंटे का मैं सेशन ले लिया करूंगा तुम्हारे साथ मंडे ऑल्टरनेट। ट्यूसडे ऑल्टरनेट थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा दिया करूंगा। और पेपर से पहले भी तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। मैं तुम्हें कह रहा हूँ 28 29 30 31, 28 29 30, 1 2, ये 5 दिन जो है, 27 भी चलो काउंट कर लो, ये जो 6 दिन है, इस 6 दिन के अंदर एक बार कहीं ना कहीं तुम्हारा पूरा सिलेबस जो है मैं रिवाइज दोबारा से करवा दूं, समरी बनवा दूंगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दूंगा। एक बार पूरा सिलेबस कहीं ना कहीं तुम्हारा मैं इस टाइम पे ना रिवाइज एक बार करवा दूं, ठीक है। बस कॉन्फिडेंस रखना है। और मैं तुम लोगों को कह रहा हूं,
टेस्ट दिए नहीं दिए, ठीक है, अगला आगे फुल सिलेबस टेस्ट देते हो नहीं देते हो, डज नॉट मैटर एट दिस पॉइंट। पॉइंट इज, बस जो कर रहे हो कॉन्फिडेंस के साथ जाना है और अपना बेस्ट देकर आना। मैं बेटा अपने सीए की जर्नी से एक चीज सीखा हूं, इफ आफ्टर एग्जामिनेशन अगर मेरे मन में ये चीज आ रही है ना कि यार थोड़ी सी और मेहनत कर लेता, या रिजल्ट के बाद मेरे मन में आ रहा है ना यार थोड़ा सा और एफर्ट कर लेता, तो कमी मेरी में थी। ठीक है, बस हिम्मत नहीं हारनी, बहुत क्रूशियल टाइम है, अपना बेस्ट दो, बेस्ट यूटिलाइजेशन करो टाइम की, थोड़ा सा जल्दी उठो, ठीक है, थोड़ा लेट लेट सो जाओ, मैटर ऑफ फ्यू डेज थोड़ी सी नींद सेक्रीफाइस करनी है, कुछ एक सेक्रीफाइस करने, और बेटा ऐसा नहीं है सिर्फ आप सेक्रीफाइस कर रहे हो चीजों को, बेटा आपके फैकल्टीज भी इस टाइम जो है कहीं ना कहीं कुछ सेक्रीफाइस डेफिनेटली कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए अच्छे हो। तो हर कोई अपनी अपनी कोशिश कर रहा है, मैं अपनी तरफ से जो बेस्ट टाइम आपको दे सकता हूँ मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बस मैं ये चीज चाहता हूँ आपके एफर्ट्स में कमी नहीं रहनी चाहिए, पॉजिटिव रहो, क्लियर करो, और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ बच्चे, और किसी के लिए ना सही, अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए बेटा अगले 25-30 दिन जो है ढंग से बस निकाल दो, पढ़ लो, जितना बेस्ट दे सकते हो दे दो। मैं कह रहा हूँ वो बस वो जो खुशी उनको मिलेगी ना बेटा तुम्हारा रिजल्ट देख के जब पास देखेंगे, उससे बेस्ट फीलिंग नहीं। ठीक है, जस्ट गिव योर बेस्ट। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, ये सेशन मैं अभी अपलोड कर दूंगा बेटा, रात को अपलोड कर दूंगा ये सेशन घर जाते ही मैं, एंड वी विल हैव योर नेक्स्ट क्लास टुमारो। और कल मैं आपके साथ बेटा पहले तो बाय बैक उठाऊंगा, और क्योंकि उसमें से कंफर्म क्वेश्चन आना है, और बाय बैक के बाद आई विल सी मुझे नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पिक करना है। मे बी आई विल पिक अप गो विद कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन की डिमांड है तो पहले कंसोलिडेशन उठा लेंगे। ठीक है जी, चलो एंड करते हैं बेटा सेशन, थैंक यू सो मच।